हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली अपनी फैमिली के साथ रॉयल पीक होटल पर पहुंच गया था, जहाँ पे टेबल पर बैठे एक आदमी ने ये कहकर ली की बेइज्जती कर दी थी कि तुम्हारे जैसे भिखारी लोग इस होटल पर आ ही नहीं सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग अपनी फैमिली को भी ले आते हो, तुम जैसे भिखारियों को खड़े रहकर ही खाना खाना चाहिए। जिस पर ली कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। और आदमी ली से कहता है कि तुम जियांग फैमिली के घर जमाई हो, तुम उनके टुकड़ों पर पड़ते हो, तुम्हारा बाल निकलना भी बहुत बुरी बात है। और अब तो तुमने हद ही कर दी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी ले आए। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इसमें दिलचस्पी है कि इतने बड़े होटल रॉयल पीक होटल का खाना कैसा लगता है। और फिर वो हंसते हुए कहता है कि क्या कचरा इंसान है। जिस पर ली के फादर इन लॉ के पड़ते है कि ली हमारे फैमिली का सन इन लॉ है, यानी कि दामाद, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली के बारे में ऐसे बात करने की। जिस पर वो आदमी ली के ससुर से कहता है कि जियांग, इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हारे घर जमाई के बारे में बात कर रहा था, जो कि तुम्हारे फैमिली के ऊपर एक धब्बा है। और तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि तुमने अपनी बेटी की शादी ली जैसे एक कचरे इंसान से कर दी है। जिस पर ली के ससुर कहते कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो। तभी ली के पापा जोर से चिल्लाते हुए कहते कि तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इतनी बकवास बातें हम सहन नहीं कर सकते। फिर वो आदमी ली के ससुर से कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जियांग मेरी एक बात सुनो, तुम कैसे अपनी बेटी की शादी ली जाओ जैसे आदमी से कर सकते हो। यान बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, उसे ली से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा लड़का मिलता। तुमने यान की शादी ली से करवा कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस पर ली के ससुर चिल्लाते हुए कहते कि तुम चुप रहो, इसने हक दिया कि तुम मेरे फैमिली के बारे में बुरा भला कह सको। तुम्हें फालतू बकवास करने से अच्छा ये सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें हमें यहाँ पे खाने देना नहीं है। तभी ली की माँ कहती कि ली, मैंने देखा कि हमारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, इसलिए हम कहीं और जाकर खाना खाना चाहिए। उसके बाद ली और उसकी फैमिली वहाँ से जाने ही वाली होती कि तभी वहाँ पे यान आ जाती और कहती कि ली, बुरा मत मानो, ये सारी पुरानी बातें, मेरे पापा का इससे बोलने का कोई इरादा नहीं था। फिर वही आदमी कहता है कि ली, तुम तो तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ पे फुकट का खाना खाने के लिए लेके आए हो, क्या तुम्हें इस बात की जरा सी भी शर्म नहीं आती। जिस पर ली कहता है कि क्या तुम्हारा भूखना हो गया, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमारे फैमिली मैटर में टांग अड़ा सको, इससे अच्छा तुम अपने काम से काम रखो। इस पर वो आदमी कहता है कि ये तुम्हारा कैसा एटीट्यूड है, मैं तो तुम्हें बस सलाह ही दे रहा था, लेकिन उल्टा तुम मुझे ही सुनाए जा रहे हो। तभी ली कहता है कि क्या तुम्हारी सलाह की किसे ज़रूरत है, पूरी तरह से यूजलेस है तुम्हारी सलाह, इससे अच्छा तुम किसी और के फैमिली मैटर में टांग अड़ा के देखो, फिर देखो कि वो लोग तुम्हारी कैसे धुलाई करते हैं। फिर वो आदमी ली के ससुर से कहता है कि तुम्हारे सन इन लॉ की तरफ देखो, उसके पास कोई टैलेंट नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। और कहता है कि जरा मेरे बेटी की तरफ ध्यान दो, उसने यूएसए में से अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल की है और उसके पास एक अच्छी जॉब है जो कि उसे महीने के 1 लाख रुपए कमा कर देती है। फिर उस आदमी का लड़का अपने हाथ में एक बॉक्स लेते हुए कहता है कि डैड, उस बात को भूल जाइए, अगर हम ठीक से बेहतर तो सारे लोगों के लिए जगह हो जाएगी। और फिर टेबल पर वो बॉक्स रखते हुए कहता है कि मैंने थोड़े से राइस डम्पलिंग लाए जो कि वांग चेंग जैसे है, और आप सब चिंता मत कीजिए, आप सबको भी थोड़े थोड़े से राइस डम्पलिंग मिलेंगे। फिर वो आदमी ली के ससुर से कहता है कि जियांग, ये राइस डम्पलिंग वांग चेंग जैसे है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन भले ही तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, अगर तुम्हारे किसी से जान पहचान नहीं है तो तुम कभी भी इन डम्पलिंग का स्वाद नहीं ले सकते। मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी इन राइस डम्पलिंग को लेने के लिए, अगर तुम्हारे बड़े लोगों से जान पहचान नहीं है तो तुम इन्हें कभी भी नहीं ले सकते। और फिर वो अपने बेटे से कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बात सुनो, ली ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में वांजंग जैसे राइस डम्पलिंग खाए नहीं होंगे, इसलिए जल्दी करो और उसे भी थोड़े से दे दो, वरना वो लोग सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा घमंडी लोग हैं जो कि भिखारियों को भी नहीं देते। उसके बाद वो ली से कहता है कि ली देखो, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा डम्पलिंग्स है, क्यों ना तुम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उन्हें बांट दो। जिस पर ली कहते हैं कि नहीं, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं, वांग जाई के राइस डम्पलिंग इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने यूनजू से पहले से ही खरीद लिए हैं, वो थोड़ी देर पर यहाँ आ जाएंगे, अगर तुम चाहो तो तुम थोड़े से ले सकते हो। जिस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत बकवास बात है, यूनजू के राइस डम्पलिंग, क्या तुम इतने बड़े लोगों को जानते भी हो यूनजाओ के राइस डम्पलिंग को खरीद सको, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा गिफ्ट है, कोई भी इसे इसी तरह नहीं खरीद सकता।
तुम कब से इतने ज़्यादा अमेजिंग बन चुके हो। जिस पर ली कहता है कि तुम अपनी आंखों से ही देख लेना, वो थोड़ी देर में ही यहाँ पे आने वाले हो। और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरी बार मैं यानजो फूड के हेड से मिला था, जो कि है लुई रोंग। उन्होंने कहा था कि वो मेरे लिए थोड़े से राइस डम्पलिंग डिलीवर कर देंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं। फिर वो आदमी कहता है कि ली, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास झूठ बोलने के अलावा कोई टैलेंट नहीं है। तभी वहाँ पे डिलीवरी बॉय आ जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे क्या मिस्टर ली है। फिर ली उन बॉक्स को लेने लगता है। तभी वो डिलीवरी बॉय कहता है कि मिस्टर ली, ये राइस डम्पलिंग हमारे बॉस ने आपके लिए भेजे है। मुझे स्पेशली कहा गया था ये आपको डिलीवर करने के लिए, और हमारे बॉस ने कहा है कि आपका ड्रैगन फेस्टिवल अच्छा जाए। तो गाइस, ये बॉस उन 3 औरतों में से जिनका इलाज ली ने फेस मास्क लगा कर किया था, उन्हीं में से एक ने ली को राइस डम्पलिंग भेजे, जो कि डायरेक्टर है यानचाओ फूड की। बैक टू द टॉपिक, ली उस आदमी से कहता है कि वोंग जंगजाई के राइस डम्पलिंग यानजाओ के राइस डम्पलिंग के सामने बहुत ज़्यादा फीके लग रहे हैं। फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। यानजाओ के प्रोडक्ट पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, वो उन्हें देती है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल। तभी ली उस आदमी को राइस डम्पलिंग देते हुए कहता है कि मुझे पूरी गारंटी है कि तुमने कभी यानजाओ के राइस डम्पलिंग खाए नहीं होंगे, इसलिए ये लो और थोड़ा सा टेस्ट कर लो। फिर हमें ली के ससुर दिखाए जाते हैं जो कि उसी आदमी से कह रहे थे कि थोड़ा सा ट्राई कर लो, मुझे पक्का गारंटी कि तुम्हारे पास जो डम्पलिंग है उससे यानजाओ के डम्पलिंग 100 टाइम्स बेटर है। तभी हमें ली के पापा दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि मुझे पता नहीं था कि ली के इतने ज़्यादा लोगों से जान पहचान है और वो तो यानजाओ के राइस डम्पलिंग भी ले सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस आदमी की फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पे उसका बेटा कहता है कि जबकि राइस डम्पलिंग एक मिठाई है तो हमें खाना खा लेना चाहिए, वो सारे टेस्ट में तो एक जैसे ही लगते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा हूँ, इसी वजह से मैंने एक जेमस्टोन खरीदा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, बस 10 लाख रुपए का ही है। हाँ, बहुत ही सस्ता है, इसे तो रास्ते पर भी उठा सकते हैं। गाइस, इस मांगा में बहुत ज़्यादा सस्ता आइटम है और सबसे ज़्यादा सस्ता आइटम सिर्फ 10 लाख रुपए से ही शुरू होता है। फिर वो आदमी ली से कहता है कि मेरे बेटे को जो लड़की पसंद है उसे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पसंद है, उसे हार रिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी महंगे वाली। फिर वो यान से कहता है कि यान, अब तक ली ने तुम्हें कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं? इस पर यान कुछ नहीं बोल पाती, बेचारी क्या ही बोलेगी, उन दोनों की शादी डिवोर्स तक पहुंच चुकी है और वो क्या बोल सकती है इस पर। तभी ली यान के पास आ जाता है और कहता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। लेकिन वो आदमी फिर से बीच में आते हुए कहता है कि क्या तुमने भी एक नेकलेस लाया है? मुझे ऐसा लगता है कि वो 1000 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं होगा। इतनी शर्मनाक बात है ना? तभी यान उस बॉक्स को खोल लेती है जिसके अंदर की ग्रीन जेड वाला नेकलेस होता है, जिसे देखकर यान कहती कि वाह, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर हमें उसे आदमी का सीन दिखाई देता है जो कि ग्रीन जेड को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहता है कि इतना बड़ा जेमस्टोन, बाय बाय।